नमस्कार। मेरा नाम भू तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है जो हमें लाभदायक लगती है और हम टूट पड़ते हैं उस पर। फटाफट से फायदा हमें जरूर चाहिए। तो कोई बोलता है दुकान वाला कि भाई बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा मुफ्त का मिलेगा। लेकिन पहले की कीमत तय किसने की है? उसने की है। अगर वो कीमत ही 1.5 गुना 2 गुना लगाता है और उसमें आपको एक फ्री देता है, तो आपको जरूरी ना होने पर भी वही चीज दोबारा खरीदना पड़ती है। इसका मतलब साफ है, फायदा आपका नहीं है, फायदा उसका है। जो चीज आपको चाहिए नहीं फिर भी आप खरीदते हो 1.5 गुना या 2 गुना कीमत देकर। तो इसलिए छोटे फायदे के लिए जब हम फंस जाते हैं तो आगे चलकर बड़ा नुकसान होता है। मैं जब पहली बार अमेरिका गया था, कम से कम 25-26 साल पहले, तब ये बात मैंने बाय वन गेट वन फ्री, मेरी समझ में नहीं आता ये क्या बेचने का क्या तरीका है। क्योंकि हमारे यहाँ मुझे याद है उस वक्त 1999 की बात है कि भाई अगर सेल है तो क्या करते, 40% ऑफ, 40% सस्ती चीज मिलेगी, 50%। तो मैंने वहां जो हमारे दोस्त थे उनको पूछा अमेरिका में कि भाई ये क्या मामला है, ये 50% ऑफ क्यों नहीं देते? तो बोले पता नहीं, लेकिन ये यहाँ का मार्केटिंग का सिस्टम है। जब सोचते गया तब मेरे ध्यान में आ गया कि दूसरी चीज फ्री मिल रही है, लेकिन क्या हमें वो चीज खरीदनी है? ना खरीदनी है फिर भी हम खरीदते हैं। घर में पड़ी रहती है और बाद में फेंक देनी पड़ती है या किसी को फ्रीली देनी पड़ती है। तो ये फटाफट हमको जो कुछ लाभ चाहिए, फायदा चाहिए। आपने उद्धव ठाकरे को देखा, बीजेपी से उनके एमएलए आधे थे, 56 थे, बीजेपी के 105 थे, फिर भी उनको झटपट चीफ मिनिस्टर बनना था, मुख्यमंत्री बनना था। और वही चाल में शरद पवार ने उनको लपेटे में लिया, 2.5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री बने। और जब खत्म हो गया तब अब पार्टी कैसी बचानी, ये चिंता उद्धव ठाकरे को सता रही है। जल्दी में जिसको फायदा चाहिए, सस्ते में महंगा कुछ चाहिए, तो यही होता है। और शॉर्टकट हम जिसको बोलते हैं ना, वो हमेशा अपघात का, एक्सीडेंट का रास्ता होता है। राजनीति में तो ज्यादा होता है। अब वही बात आज शायद ममता सोचती होगी। ये जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने आज, मैं सोचता हूं कि ममता शायद ये सोच रही है कि जल्दबाजी में जो फायदे चाहिए वो उठाते उठाते मैं कहां पहुंच गई, ये शायद आज ममता की चिंता होगी। क्योंकि उनके खिलाफ बोलने वाले, बयान देने वाले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो पिछली लोकसभा में विपक्ष के या कांग्रेस के लोकसभा में नेता थे, 2024 के चुनाव में वो खुद ही अपनी मालदा या कोई जो उनका चुनाव क्षेत्र है वहां से हार गए। लेकिन उनको हराया किसने? उनको हराने वाले का नाम यूसुफ पठान है, जो एक क्रिकेटर है, जो आईपीएल में कोलकाता की जो टीम होती है, शाहरुख खान जिसका मालिक है, उस टीम में क्रिकेटर था। लेकिन यूसुफ पठान ओरिजिनली गुजरात से। जो ममता दीदी हमेशा मोदी या शाह का नाम लेती है तो गुजरात और गुजराती बंगाल को कब्जा कर रहे ऐसी बोलते हैं। उसी ममता ने एक गुजराती मुस्लिम को, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ खड़ा किया और अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। तो जीता कौन था? एक गुजराती जीता था, मुस्लिम जीता था। लेकिन मुस्लिमों के वोट चाहिए, और मालदा अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और सेक्युलर होने के कारण वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी बोलते थे।
ममता के भी खिलाफ बोलते थे, लेकिन कांग्रेस की लाइन लेकर बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ बोलते थे, इसलिए उनको मुस्लिम वोटर वोट देता था। लेकिन पिछले चुनाव में ममता दीदी ने उनके सामने एक मुस्लिम क्रिकेटर खड़ा कर दिया, वो गुजरात का है और फिर भी वो जीत गया, बड़ी मात्रा में बड़ा लीड लेकर यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हराया। तो एक बंगाली को हराया था, लेकिन एक बंगाली जो था हारा हुआ वो हिंदू था। और बाहर से आए हुए, बंगाल के बाहर से आए हुए, गुजरात से आए हुए यूसुफ पठान नाम के गुजराती ने, एक मुस्लिम ने एक बंगाली हिंदू को हराया था। दिखने में तो बिल्कुल छोटी बात लगती है। वैसे तो कीर्ति आजाद नाम का बिहार का और दिल्ली का क्रिकेटर है, वो भी तृणमूल कांग्रेस से चुनकर आया। कि कीर्ति आजाद बंगाल का है या बाहर का है? ये जो ममता हमेशा बंगाली और बाहरी ये चर्चा करती है, प्रचार करती है, वो कैसे लोगों को उल्लू बनाती है। लेकिन लोगों को एक बार दो बार आप उल्लू बना सकते हो, बार बार नहीं उल्लू बना सकते। कभी ना कभी वही लोग समझदार बन जाते हैं और आपकी चालाकी पकड़ते हैं और आपको पटकनी देते हैं। तो जिस यूसुफ पठान ने अधीर रंजन की अधीर रंजन को परास्त किया था चुनाव में, अब वही यूसुफ पठान और वही ममता दीदी की स्ट्रेटेजी जल्दी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की थी, वो ममता के गले की हड्डी बन गई है। अब ये समझना जरूरी है कि गले की हड्डी कैसे बनी। ममता ने मालदा के और बंगाल के मुस्लिमों को समझाया कि आप एक मुस्लिम को वोट दो। अधीर रंजन चौधरी बंगाली होगा, लेकिन यूसुफ पठान तो आपका अपना मुस्लिम है, भले गुजरात से आया होगा लेकिन मुस्लिम है, आपकी कौम का है, आपके मजहब का है, इसलिए मुस्लिम को वोट दो और अपने बंगाली हिंदू को पराजित करो। ये सीख ममता दीदी ने पिछले चुनाव में दे दी थी और आज वही गले की हड्डी बन रही है, क्योंकि यही एजेंडा लेकर तीन तीन लोग ममता के खिलाफ बंगाल में खड़े हो गए। एक का नाम है ओवैसी, असाउद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद से आते हैं। हैदराबाद से आकर महाराष्ट्र में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी बार बिहार के चुनाव में उन्होंने 6 एमएलए चुनकर लाए जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। और एक थे फुरफुरा शरीफ, जो बंगाल का एक बड़ा दरगाह माना जाता है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़े मुस्लिम लोग उसको मानते हैं। उसके जो मौलाना है उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। और तीसरा है खुद ममता का ही निलंबित एमएलए हुमायूं कबीर, उसने भी एक पार्टी बनाई। तो तीन तीन मुस्लिम नेता इस चुनाव में ममता के खिलाफ डटकर खड़े हैं और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए खड़े हैं। असाउद्दीन ओवैसी मुस्लिमों से वोट नहीं मांगता, लेकिन एक बात बोलता है जो ममता ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बंगाल में जिसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया कि मुस्लिम वोटर मुस्लिम को ही वोट दे, अपने मजहब को वोट दे। तो अधीर रंजन चौधरी को हराकर यूसुफ पठान ने जो एजेंडा बनाया वही तो असादुद्दीन ओवैसी का एजेंडा है। ये सारी सेक्युलर पार्टियां बोगस है, इनको सिर्फ मुस्लिमों के वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। मुस्लिमों को मुस्लिमों का नेता ना मिले, इसके लिए जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो एक्चुअली सेक्युलर पार्टियां हैं। बीजेपी कभी मुस्लिमों के वोट मुस्लिम करके नहीं मांगती, हिंदुओं के मांगती। हमको हिंदू वोट पर जीतना है, हिंदू वोट पर सरकार बनाना है, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये अपना एजेंडा बीजेपी ने कभी छुपाया नहीं है। लेकिन सेक्युलर पार्टियां
जो हमेशा बोलती है कि मुस्लिम सेक्युलर वोट है, तो क्या मुस्लिम नेता सेक्युलर नहीं होता? मुस्लिम नेता सेक्युलर नहीं होता? तो मुस्लिमों की पार्टी सेक्युलर पार्टी बननी चाहिए और तगड़ी पार्टी बननी चाहिए, जिसके पीछे इस देश के सारे मुस्लिम एकजुट होकर खड़े हो जाए। ये असाउद्दीन ओवैसी का एजेंडा है और वो सारी सेक्युलर पार्टी के खिलाफ इसीलिए लड़ रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिमों के वोट चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम नेता नहीं चाहते। और असाउद्दीन ओवैसी मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करना चाहता है। बिहार हो, यूपी हो, या बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जहां कहा भी असाउद्दीन ओवैसी अपनी एमआईएम पार्टी लेकर पहुंचता है, वो लोगों में एक ही बात फैलाता है जो ममता का पिछले 2024 के चुनाव में मालदा में एजेंडा था। बंगाली हिंदू को मुस्लिमों ने हराना चाहिए और यूसुफ पठान को चुनकर लाना चाहिए। अब बंगाल के मुस्लिम ममता को क्यों वोट दे? ममता बंगाली है इसलिए। तो ममता बंगाली है इसलिए बंगाली मुस्लिम भी ममता को वोट दे। तो अधीर रंजन चौधरी तो बंगाली थे, हिंदू थे, लेकिन बंगाली थे। यूसुफ पठान बंगाली नहीं था। फिर भी अगर मुस्लिमों को मुस्लिमों ने वोट देना चाहिए, मुस्लिम लीडर को ही वोट देना चाहिए, ये एजेंडा जो ममता ने बनाया था, बिल्कुल वो एजेंडा अब असाउद्दीन ओवैसी ने उठाया है, जो बिहार में सक्सेसफुल हुआ, महाराष्ट्र के लोकल संस्था के स्थानीय निकाय के चुनाव में सक्सेसफुल हुआ। वही एजेंडा लेकर असाउद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंचा है और वो पूरी बंगाल के लिए यूसुफ पठान बनना चाहता है। जैसे मुस्लिम वोटर ने अधीर रंजन चौधरी को हराया, वैसे ही पूरे बंगाल के मुस्लिम वोटर ने बंगाली ममता बनर्जी को हराना चाहिए और मुस्लिम पार्टी को वोट देना चाहिए। और ये जो हुमायूं कबीर है, जिसने अभी नई पार्टी बनाई है, उसने भी ओवैसी से हाथ मिलाया है। ओवैसी तो बंगाली नहीं है, वो हैदराबादी है, लेकिन हुमायूं कबीर जिसके साथ ओवैसी ने हाथ मिलाया वो तो बंगाली है। तो दोनों मिलकर ममता के सामने खड़े हो गए और एक तरीके से वो अपने प्रचार में लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी पिछले चुनाव में जो अधीर रंजन चौधरी था, वही आज की ममता है। ममता मुस्लिमों का नाम लेती है, लेकिन मुस्लिम नेताओं को ज्यादा स्कोप नहीं देती। दिखाने के लिए कैंडिडेट खड़े करते, लेकिन उनको अपनी पार्टी में नेता बनने नहीं देती। जहां चाहिए, जहां मुस्लिमों के वोट चाहिए, बस वही ममता दीदी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करती है, लेकिन अपनी पार्टी में कोई मुस्लिम लीडर। हुमायूं कबीर क्या बोल रहा है कि ममता को नहीं होने देंगे और कम से कम मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होना चाहिए बंगाल का। तो ये जो एजेंडा है वो दिखने में हमको ओवैसी का लगता है, लेकिन बेसिकली उसका फायदा ममता ने उठाया है और अब वही ममता की और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गले की हड्डी बन चुका है। अधीर रंजन चौधरी को यूसुफ पठान हरा सकता है, इसलिए उसको खड़ा किया, जिसका बंगाल में कुछ काम ही नहीं है। ना पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, ना बंगाल के लिए कुछ काम किया है, फिर भी यूसुफ पठान ममता ने उम्मीदवार बनाया और अधीर रंजन चौधरी को हराया था। आज ओवैसी हो, वो फुरफुरा शरीफ वाला मौलाना हो, या हुमायूं कबीर हो, वो सब ममता के लिए यूसुफ पठान बन गए और यूसुफ पठान बनकर उन्होंने तय किया है कि ममता बनर्जी का अधीर रंजन चौधरी बना देंगे, यानी ममता दीदी को मुख्यमंत्री नहीं होने देंगे। बढ़िया चल रहा है। यूसुफ पठान अब ममता दीदी के
पॉलिटिक्स की गले की हड्डी बनाए, न उगलते बनता है न निगलते बनता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।